हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री के जो पीवाईक्यू हैं। किसके? एंशिएंट हिस्ट्री के जो पीवाईक्यू हैं यूपीएसआई के। यूपीएसआई का आपका एग्ज़ाम होना है, तो इसके एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका है वो कौन सा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो यहाँ देखिए खोज से रिलेटेड है हड़प्पा सभ्यता, ये पहला क्वेश्चन है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, और इसके बाद ऑप्शन सी है एलेक्जेंडर कनिंघम, और ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी के द्वारा क्या किया गया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी। ये भी देखिए यूपीएसआई का ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ लिखे भी गए हैं कि किस साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1925 और ऑप्शन डी है 1931। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी 1922। 1922 में क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपका तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए है नवपाषाण युग, ऑप्शन बी है लौह युग, ऑप्शन सी है कांस्य युग और ऑप्शन डी है ताम्र युग। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो अक्सर बोला जाता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। तो इसका मतलब आंसर हुआ इसका ऑप्शन सी कांस्य युग। कांस्य युग से संबंधित कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ग्रेट बाथ। क्या? ग्रेट बाथ किस सभ्यता से संबंधित है? अब ये चूंकि देखिए इंग्लिश में दे दिया है तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि क्या है विशाल स्नानागार। अगर यही आपको लिखता कि विशाल स्नानागार तो शायद आप आसानी से समझ पाते। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, बी ऑप्शन जो है मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार से रिलेटेड है, जिसमें बड़े बड़े ऐसे मकान नुमा बनाए जाते थे स्नानागार, बृहद बृहद पूरा घेरे गए रहते थे। उनके खंडहर आज भी मौजूद हैं। तो ये क्या है? ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से संबंधित है। तो चलिए अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद क्या है स्टूडेंट्स? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो पहले तो देखिए वेद क्या हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 प्राचीन वेद हैं। ठीक है, वेद के जो संकलन करता है वो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। तो इसके अब इसमें ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी 10। ठीक है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इस तरीके से ऋग्वेद की रचना की गई है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, ऋग्वेद का देवता कौन है? कौन? ऋग्वेद का देवता कौन है? तो यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी अग्नि। इसके देखिए ऑप्शन थोड़े से क्या हैं? गलत हैं। इसमें एक ऑप्शन ई और ऐड होना चाहिए था। कौन से? उपरोक्त सभी। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसका जो एक ऑप्शन और ऐड करना था इसमें ऑप्शन ई। कैसा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है? वरुण, सोम, इंद्र, अग्नि, इन चारों देवताओं का उल्लेख है। अलग अलग मंडलों में अलग अलग देवताओं का उल्लेख है। तो थोड़ा सा ये ऑप्शन क्या है? कन्फ्यूजन है। इस वजह से इसको उपरोक्त सभी अगर होता तो उपरोक्त सभी टिक कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? वो है 7वां आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। कैसा है? जैन धर्म से कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हैं? तो इसका ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी, ऑप्शन डी है नेमिनाथ। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी महावीर स्वामी। सबसे जो फेमस या सबसे प्रसिद्ध जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी ही थे। जैन धर्म मुख्य रूप से इनकी वजह से जाना जाता है। बाकी 23 और तीर्थंकर थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? प्रथम ये थे। ठीक है, और 24वें महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
ठीक है, किसका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु, ऑप्शन सी है लुम्बिनी और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स इसमें भी क्या है, ऑप्शन बी और सी ये दोनों हैं, यानी कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन और ई इस तरीके से बनाया जा सकता है कि बी एवं सी, बी एवं सी, तो ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं, 9वां प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका जो ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन डी सी है बोधगया, ऑप्शन डी है राजगृह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो ऑप्शन सी है बोधगया। कौन सा? ऑप्शन सी बोधगया। बोधगया में ही क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या किया था? प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। फिर इसके बाद कुशीनगर में क्या हुआ था, कुशीनगर के कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बौद्ध जी की, जिसको कि बौद्ध भाषा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुछ भोजन वगैरह किसी के द्वारा देने से क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो ये बुद्ध जी से रिलेटेड कुछ स्थान हैं और उनकी विशेषता हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक, यानी कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म का ग्रंथ है? तो इसका ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है वैदिक, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है हिंदू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बौद्ध, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। त्रिपिटक में क्या होते थे, 3 पिटक होते हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, क्या, विनय पिटक, फिर अभिधम्म पिटक, ऐसे करके 2-3 पिटक होते हैं। तो वो तीनों मिलाकर त्रिपिटक बोला जाता है, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक, और इनके प्रधानमंत्री यानी कि जो कौटिल्य थे, कौटिल्य इनके गुरु थे और वही इनको राजा बनाए थे, शासक बनाए थे, इनको ट्रेंड किए थे। ठीक है, रणनीति वगैरह वही तय करते थे, तो वही इनके क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे। तो ऑप्शन बी इसका जो है चाणक्य, कौटिल्य, ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन आपका है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने पीछे बताया ही है आपको, इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन में बता सकते हैं, या चलिए बता ही देता हूँ। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है बृहद्रथ। तो आप लोग भी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही इसके मौर्य वंश के संस्थापक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध, यानी कि कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के समय हुआ था? तो मौर्य शासक में जो सबसे फेमस शासक थे वो कौन थे? अशोक, ऑप्शन सी अशोक, और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? कौन से? अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी ग्रीक और डी ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो ये भी थोड़ा सा क्या है, ये भी सारे ऑप्शन क्या हैं, कन्फ्यूजन है। लास्ट में यहाँ भी क्या होता था, अरे यार, लास्ट में यहाँ कौन सा, ये जो है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, तो इसमें भी क्या होता है, ये सारे हैं, यानी कि खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और ये सारी लिपि क्या थी, यूज थी। तो आपका यहाँ भी ऑप्शन E1 बन के उपरोक्त सभी टाइप का अगर होगा तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या थे, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो ए है कालिदास, बी है हरिशेर, सी है विष्णु शर्मा, डी है अश्व घोष। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है हरिशेर। कौन? हरिशेर। ये क्या थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने ही
प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, ये समुद्रगुप्त के ही प्रशंसा में लिखी गई है। तो हरिश्चेड़ इसके लेखक हैं, तो ऑप्शन बी हरिश्चेड़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? तो नो डाउट गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, और स्वर्ण युग ये कहा जाता है क्योंकि इनमें साहित्यिक को लेकर काफ़ी राजाओं में लोकप्रियता थी, संगीत वगैरह को लेकर रुचियाँ थी, ठीक है। तो कला साहित्य इन सब के वो सब प्रेमी थे, कला साहित्य संगीत, तो इस वजह से स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे ऑप्शन ए है सैन्य शक्ति, ऑप्शन बी है प्रशासन, ऑप्शन डी सी है कला साहित्य और क्या है विज्ञान की उन्नति, और ऑप्शन डी है कृषि। तो जैसा कि हमने बताया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, फाहियान भारत किस शासक के समय आया? तो फाहियान क्या था? एक चीनी यात्री था, दो थे, एक वेनसोंग और एक फाहियान। तो वेनसोंग क्या है? हर्षवर्धन के समय आया था, और फाहियान कौन है? ये किसके समय में आया था? तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान आया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? किसकी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए है प्रयाग, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है थानेश्वर, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कन्नौज। ये कन्नौज में क्या था? हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमने बताया कि वेनसोंग भारत कब आया था, तो आपको बताना है कि किसके समय में आया था। अभी मैंने जस्ट पीछे ही बताया है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो वेनसोंग कब भारत आया था? तो ऑप्शन ए है 606 ईस्वी, ऑप्शन बी है 629 ईस्वी, ऑप्शन सी है 640 ईस्वी, ऑप्शन डी है 647 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है 629 ईस्वी। क्या? 629 ईस्वी में भारत आया था वेनसोंग। फिर 21वां क्या है? सप्तांग सिद्धांत। क्या? सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शुक्राचार्य। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है? ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य ने ही सप्त सिद्धांत का परिचय किया था। इसमें जैसे राजा, फिर मंत्री, फिर ये सब इस तरीके के सात लोगों का, सेनापति, महत्वपूर्ण लोगों की कमेटी टाइप की जैसे नहीं होती है आज के टाइम में कमेटी बनती है, तो उस तरीके की कौटिल्य के निर्देशन में एक सात सप्त सिद्धांत बनी थी जो राजा को निर्देशित करने वाली पूरी कमेटी थी उस समय की। फिर 22वां क्या है? अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ये किस तरीके से रिलेटेड है? तो ये राजनीति के बारे में, शासन से संबंधित है। इसके भी जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है पाणिनि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कौटिल्य ही क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 23वां क्या है? गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित धातु के सिक्के कौन से थे? किसके? गुप्त काल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी सोना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी सोना। सोना क्या था कि ये गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित धातु था। इसी को क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां, मेघदूत के रचयिता कौन है? किसके? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है भवभूति, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है अश्वघोष, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कालिदास। कालिदास किसके रचयिता थे? मेघदूत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, हर्षचरित। ये हर्षचरित लिखा गया है लेकिन ये होगा हर्षचरित। किसके? हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है हरिश्चेड़, ऑप्शन डी है दंडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या किया था? हर्षचरित की रचना की थी। ये हर्षवर्धन के जीवन और शासन के बारे में है। किसके? हर्षवर्धन के जीवन और शासन के बारे में है, और ये संस्कृत भाषा की रचना है, 7वीं शताब्दी की ये रचना है, ठीक है। तो ये आपका 25वां हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट। फिर इसके बाद 26वां, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। फिर 27वां, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है शैव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है? वो है
ये बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, किससे, महायान शाखा से रिलेटेड हैं अजंता की गुफाएं। फिर नेक्स्ट 28 यानी 28वां क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कात्यायन, डी कालिदास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है बी पतंजलि। पतंजलि ने क्या किया था? महाभाष्य की रचना की थी। ये भी क्या है? संस्कृत भाषा में है। किसमें? संस्कृत भाषा में यह भी रचना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे अधिक यूज कहाँ हुआ? गुप्त काल में। और सबसे पहले किसने चलाए? तो ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है गुप्त। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कुषाण। कुषाण वंश के लोगों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। कनिष्क जो है, कनिष्क वो इसी वंश का शासक था। कब का? कुषाण वंश का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो मैंने ऊपर बताया भी है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये क्या है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या है? ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के वर्णन करती है। तो ये आपके टॉप 20 कौन? यूपी एसआई के टॉप 20, ये टॉप 30 PYQ क्वेश्चन थे। आप इनको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और इस बेसिस पे जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते जाइए तो वहाँ देखिए कि कैसे क्वेश्चन पिकअप हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस प्लानिंग से जब आप पढ़ेंगे और पढ़ाई करते हुए नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पुटअप हुआ था, तो आप अपनी चीज़ें अच्छे से और बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।